बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से 2 से 3 टॉपिक पढ़ेंगे छोटे छोटे से। पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। और लेक्चर के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्या होता है और ये कितनी किस्म का होता है। तो आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रीफिक्स को भी पढ़ा था, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें मैंने आपको बड़ा बेहतरीन सा करके, आपको पता है ना, रेडियन और स्टीरेडियन का डिफरेंस भी बताया था। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 सुन लिया होगा। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कन्वेंशन कहते हैं कि रवायत को। फुल नेम ऑफ अ यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। कहता है जी, किसी भी यूनिट का अगर आप पूरा नेम लिखेंगे ना तो वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। ये एक रूल है। डज नॉट बिगिन, शुरू नहीं होगा विद द कैपिटल लेटर, इवन इफ द नेम आफ्टर साइंटिस्ट, बेशक वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। डज नॉट बिगिन मतलब इसकी एग्जाम्पल क्या है? मसलन फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना, तो डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, न्यूटन, ये पूरा नेम है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो ये गलत है। मैं सही भी बताता जाऊंगा, गलत भी। यानी कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो जब आपने पूरा नेम लिखना है ना, तो न्यूटन का एन कैपिटल नहीं लिखना, छोटा लिखना है, यानी कि लोअर केस लेटर। तो कैपिटल एन नहीं लिखेंगे, छोटा एन लिखेंगे। ठीक हो गया। दूसरी कन्वेंशन क्या है? द सिंबल ऑफ यूनिट, अब पूरा नेम नहीं है, यूनिट का सिंबल है। नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल। हाँ, अगर आपने पूरा नेम नहीं ना लिखना, सिर्फ सिंबल ही इस्तेमाल करना है, तो फिर आप पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। मसलन फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना, तो आप एन लिखेंगे, ये ठीक है। नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हैज़ एन इनिशियल कैपिटल, तो शुरू वाला लफ्ज़ कैपिटल होगा, ये सही है। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये गलत है। सही भी सुनते जाए, गलत भी सुनते जाए, ताकि आपको फ़र्क पता चले। द प्रीफिक्स मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आपको टेबल बना के आपको दिखाया था। द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। यानी कि अगर यूनिट से पहले कोई प्रीफिक्स आ गया ना, तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं डालनी। मतलब आप पढ़ते हैं ना मिलीमीटर, तो आप ये लिखेंगे 1 मिलीमीटर। अब ये मिली है ना, 10⁻³ ये प्रीफिक्स है और मीटर यूनिट है। तो मिली और मीटर के दरमियान विदाउट एनी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये सही है। अगर आप इस तरह लिखेंगे 1 मिलीमीटर, अब आपने स्पेस डाल दी, तो ये गलत है। यानी कि यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं डालनी। ये कन्वेंशन है, ये रवायत है, ये एक रूल बन गया, आपने इसी को फॉलो करना है। और नंबर 4, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद 1 स्पेस ए पार्ट। अगर 2 यूनिट इकट्ठे आ गए ना, अगर 2 यूनिट इकट्ठे आ गए, एक कॉम्बिनेशन कहते हैं 2 यूनिट आ गए, बेस यूनिट इज रिटन ईच विद 1 स्पेस, तो दोनों के दरमियान स्पेस डालेंगे। मिसाल के तौर पर न्यूटन मीटर यूनिट है विद 1 स्पेस, तो न्यूटन थोड़ी सी जगह छोड़ के मीटर, ये सही है। अगर आप न्यूटन मीटर को इकट्ठा लिख देते हैं तो ये गलत है। यानी कि अगर एक प्रीफिक्स और एक यूनिट आ जाए तो दरमियान में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों ही यूनिट हैं तो फिर स्पेस होनी चाहिए। और कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्स लिखने की इजाज़त नहीं है। मतलब यानी कि आप 10⁻12 है ना, हमें पता है 10⁻12 पीको है, तो आपने माइक्रो नहीं लिखना, यानी कि प्रीफिक्स को डबल नहीं लिखना। अगर आप लिखते हैं ना 1 पिको फैरड, यानी कि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड होता है ना, 10⁻12, पिको का मतलब है 10⁻12। तो अगर आप लिखेंगे ना 1 माइक्रो फैरड, ये एफ जो है ना, एफ फैरड, ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶,
होता तो ये भी -12 ही है, लेकिन ये गलत है। डबल प्रीफिक्सेस लिखने की इजाज़त नहीं है। जब भी प्रीफिक्स लिखेंगे सिंगल ही लिखेंगे। आपने माइक्रो लाजमी लिखना है, आप पी को ही लिख लें, यानी कि आप लिखें मिली मिली, नहीं, आप माइक्रो लिख लें। तो डबल प्रीफिक्स लिखने की इजाज़त नहीं है, सिंगल प्रीफिक्स लिखेंगे। नेक्स्ट, ए नंबर सच एज 5 × 10⁴ सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज। जब भी ये आपको नंबर दिया जाए ना सेंटीमीटर में, आप उसको फ़ौरन मीटर में कन्वर्ट कर लें। और आपको पता है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 10⁴ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 का मतलब 10⁻², 2 ऊपर जाके -2, तो ये क्या आ जाएगा 5 × 4 - 2, 2 आ जाएगा। तो कहता है जी ये तरीकाकार सही है, सेंटीमीटर में ना लिखें, आप मीटर में ले आए। नेक्स्ट जी, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर, जब किसी बेस यूनिट की पावर हो, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नोट द बेस यूनिट अलोन। कहते हैं, मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर आपकी बुक वाला लिखता है 1 किलोमीटर का स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपकी बुक वाला कहता है व्हेन अ मल्टीपल, जब ये, अब देखें, किलो क्या है, प्रीफिक्स है, मीटर क्या है, यूनिट है। अब कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि स्क्वायर सिर्फ मीटर का है, ऐसा नहीं है। ये जो किलो है ना, जब इस तरह पावर लिखी है तो इसका मतलब पूरे की पावर है। द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, इसका मतलब है कि पूरे की पावर है। नोट द बेस यूनिट अलोन, सिर्फ यूनिट की पावर नहीं है, ये पूरे की पावर है। तो कभी भी आपने गलतफहमी नहीं करनी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं मीटर का स्क्वायर है, किलो भी उसके अंदर ही है। तो अगर आप ब्रैकेट डालेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर डाल दें ऐसे। तो मीटर का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब किलो भी उसके अंदर ही है, यूनिट के साथ प्रीफिक्स भी उसी के अंदर है। अब किलो का मतलब क्या है, 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। अब 10⁻³ जब भी, अच्छा बच्चे पता क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर, जब भी पावर को ज़रब देनी है ना तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ये 10⁻³ 3 पावर में है। अगर ये अकेला नंबर होता ना, 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन इधर 9 नहीं है। जब पावर हो ना, पावर, तो पावर को सिर्फ ज़रब देनी होती, 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा 10⁻6 मीटर। बात समझ आई है? तो जब भी कोई प्रीफिक्स या यूनिट आ जाए तो इसका मतलब है पूरे की पावर है, सिर्फ यूनिट की पावर नहीं है, पूरे की पावर है। और आखिरी कन्वेंशन क्या है जी, मेजरमेंट इन अ प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। कहता है कि अगर कोई आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं ना, कोई भी आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी आप रिकॉर्डिंग फ़ौरन, इमीडिएटली, फ़ौरन नोट कर लें। इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, जो भी आपको आसानी से, कन्वीनियंट, आसानी से, जो भी आपके सामने आंसर आया ना, आप उसको फ़ौरन नोट कर लें। हाँ, बाद में उसको कन्वर्ट कर लें ऐसा यूनिट में। मिसाल के तौर पर स्क्रू गेज, अगर आपको रिकॉर्डिंग दे रहा है ना, मेजरमेंट दे रहा है मिलीमीटर में, आप नोट कर लें फ़ौरन, इमीडिएटली फ़ौरन नोट कर लें, बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। लेकिन जब भी आप मेजरमेंट करें उसको फ़ौरन नोट करें, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दें एसआई यूनिट में। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का यूनिट कैलोरी भी होता है, बात समझ आई है, कैलोरी भी होता है। और कैलोरीमीटर अगर आपको पता हो बच्चे, तो कैलोरीमीटर का याद रखिएगा कि कैलोरीमीटर के केस में ना जो रीडिंग होती है वो कैलोरी में भी ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं। तो जब आप ग्राम में लेंगे ना तो आपने रिकॉर्डिंग नोट कर लेनी है, लेकिन ग्राम को फ़ौरन जूल में कन्वर्ट कर देना है। तो जो भी आप रीडिंग लें फ़ौरन नोट करें, फिर उसको कन्वर्ट कर दें। तो ये तो हैं बच्चे आपके कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, आप इनको नोट करें, फिर हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। याद रखेंगे साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये होता क्या है, और पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताने से पहले आपको बता दूं कि हम इसको लिखते ही क्यों हैं। बच्चे, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए,
यानी कि 7 के साथ कोई 25-30 ज़ीरो लिख दिए मैंने। अब इसको लिखना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती के चांसेस हैं, बात समझ आई है, और मुश्किल भी है थोड़ा सा। हो सकता है आप 7 के साथ 30 मरतबा ज़ीरो डालते डालते जल्दी जल्दी से कोई मिसिंग हो जाए, टाइम भी ज़्यादा लगना है, ठीक है, मुश्किल भी है लिखना और गलती के चांसेस भी हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसी का तो हल है कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो, द वैल्यू इज टू बिग एंड टू स्मॉल, बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू, इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन से मुराद बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड। तो डेफिनेशन लिखें बच्चे इसकी प्रॉपर, ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड, a number is expressed by some power of, a number is expressed by some power of 10, 10 की पावर में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, एंड, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई ज़रब देंगे बाय अ नंबर, किसी नंबर से, यानी कि जितने भी ज़ीरो होंगे, जो भी कुछ होगा ना, उसको 10 की पावर में लिखने के बाद ना फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय अ नंबर बिटवीन, और वो नंबर किसके दरमियान होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान, बिटवीन 1 एंड 10। तो ये है बच्चे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन। किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को 10 की पावर में लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ताकि गलती के चांसेस कम हो जाएं, टाइम बचत हो जाए। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा हो ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन नहीं लूँगा तो मैं इस तरह लिखूँगा। अब मुझे बताएं, जब आप 8 ज़ीरो लिखेंगे टाइम भी ज़्यादा लगा, बेशक अब आप कहें सर 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन उसके लिहाज से तो ज़्यादा टाइम लगा ना, टाइम भी ज़्यादा लगा। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में 8 ज़ीरो लिखते गलती कर दें, 1 ज़ीरो कम डाल जाए। तो गलती से बचने के लिए, टाइम की बचत के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, जिसके साथ इशारिया ना दिया गया हो। इशारिया को कहते हैं डेसिमल। अगर डेसिमल ना दिया गया हो तो हम सपोज करते हैं कि वो एंड पे है। अब एंड से आप इधर लेके आएंगे, बच्चे याद रखेंगे, ये आपकी बुक में लिखता है, इंटरनेशनल एक मेथड है कि डेसिमल हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। डेसिमल हमेशा कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल कहीं और है तो हम उसको उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे। ये मेथड है। तो ज़रा बताएं अब क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। अब पावर प्लस होगी कि माइनस होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि आप आए कहाँ से कहाँ हैं। यानी कि अगर आप राइट से लेफ्ट मूव किए हैं, ये देखना ये राइट है, राइट से लेफ्ट, ये आप लिख लें। अगर आप राइट से लेफ्ट आए हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, ये बेटा नोट कर लीजिएगा साइड पे। और अगर आप लेफ्ट से राइट गए हैं, लेफ्ट से राइट गए हैं तो पावर नेगेटिव होगी। ये दो चीज़ें आपने याद करनी है कि पावर प्लस कब लेनी है, पावर माइनस कब लेनी है। राइट से लेफ्ट है तो पावर पॉजिटिव, अगर लेफ्ट से राइट है तो पावर नेगेटिव। अब हम राइट से लेफ्ट आए ना तो पावर पॉजिटिव है। अच्छा एक बात और याद कीजिएगा, ये जो 10 की पावर में लिखते हैं ना, 10 की पावर 8 है ना, तो इसको पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो 10 की पावर में जो नंबर लिखते हैं ना, कोई भी नंबर हो, 10 की पावर में जो नंबर लिखते हैं ना बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, उस नंबर को।
और ये जो 10 की पावर के पावर में नंबर लिखा वो एक्सपोनेंट है, और जो मल्टीप्लाई के इस साइड पे लिखा होता है इसको हम कहते हैं मंटीसा। तो ये मालूमात के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नंबर है ना मल्टीप्लाई के इधर लेफ्ट साइड पे, इस नंबर को वो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, इस नंबर को मंटीसा कहते हैं। और 10 की पावर जो होती है ना, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि मंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंट। अब मैंने आपको बताया पावर पॉजिटिव कब है और पावर नेगेटिव कब है, तो कोई हम नेगेटिव पावर वाले भी एग्जांपल ले लें, जरा देखें। 0.00327, अब ये पेपर में आ गया है, आपसे कहा गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इंटरनेशनल तरीका कौन सा बताएं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? इधर से जब भी डेसिमल आपने काउंट करना है ना, तो लेफ्ट से काउंट करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 3 है, इधर आप ले जाएंगे तो बताएं क्या आ जाएगा? 3.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। जहां से आप चले हैं और जहां पे आए हैं कितने डिजिट हैं दोनों के दरमियान? 1 2 3, 10 की पावर 3। कहां से कहां मूव किया है? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट पावर क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो 10 की पावर -3। अब इसमें 3.27 इसको हम मंटीसा कहेंगे, और 10 की पावर जो -3 है ये एक्सपोनेंट है। और बच्चे मैं आपको मजे की बात बताऊं, साइंटिफिक नोटेशन का एक और फायदा क्या है, ये बहुत बड़ी वैल्यू उनको बड़ी आसानी से ऐड भी कर सकता है, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हम बहुत बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एडवांटेज आपको बता रहा हूँ, इसका क्या सबसे फ़ायदा है? एडवांटेज सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ को हम बड़ी जल्दी ज़रब दे लेंगे। मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब ये देखें ना, 10 की पावर 7 हो तो 7 0 लगाएं, आपको लग पता जाएगा। ठीक है, या मैं ले लेता हूँ 10 की पावर 15 ले लेता हूँ, चलें। अच्छा, फिर उसको ज़रब देनी है जनाब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। अब बच्चे ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। 3 के साथ 15 0 लिखें, 5 के साथ 15 0 लिखें, फिर उनको ज़रब देने बैठे, आप तो परेशान हो जाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें कितना फ़ायदेमंद है। जब भी जो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना हो ना, तो क्या मेथड है? मंटीसा को मल्टीप्लाई कर देना है। मंटीसा किसे कहते पता है ना? आप ये वाला नंबर, ये मंटीसा है। तो मंटीसा को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। मंटीसा मल्टीप्लाई होगा और पावर ऐड होंगी। ये मैं आप नोट कीजिएगा, 15 15 30। लो जी, आंसर आ गया। तो इसका आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30। 15 को मंटीसा कहूँगा, 30 को एक्सपोनेंट कहूँगा। तो मेथड आपको याद रहेगा या मैं लिख दूँ? तो मैंने कहा मंटीसा, जब बहुत बड़ी वैल्यू मंटीसा को मल्टीप्लाई करवाना है, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्सपोनेंट को ऐड करवाना है। ये रूल आपने याद रखना है। मंटीसा 5 × 3 15, एक्सपोनेंट पावर जिसको हम पावर बोलते हैं, तो वो जमा हो जाएंगी। तो ये है बच्चे साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा। बहुत बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्टकट तरीके से ज़रब दे देता है। पावर पॉजिटिव नेगेटिव कब है, दोनों की एग्जाम्पलें। ये मंटीसा होता है, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन पॉज करके नोट करेंगे। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे एरर। तो व्हाट इज एरर? एरर कहते हैं ना गलती को, मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है। तो फिजिक्स के अंदर एरर का मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू। तो ये एरर की डेफिनेशन है, जरा नोट करेंगे। द डिफरेंस, एरर की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड
मेजरिंग वैल्यू, यानी कि जो चीज़ आपने मेजर की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये पॉइंटर है, इसकी आपने रीडिंग ली, असल में इसकी लेंथ है 5 मीटर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आपने मेजर किया तो इसकी लेंथ आई 4 मीटर। तो जो आपने मेजर किया वो 4 मीटर है, लेकिन असल में जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर है। तो जो 5 मीटर है वो मार्क्ड वैल्यू है, वो फिक्स है, लेकिन जो आपने मेजर किया वो 4 मीटर है। तो आपने मेजर, असल वैल्यू है 5 मीटर, आपने मेजरमेंट की तो 4 मीटर आया, तो डिफरेंस कितना आया 1 मीटर। तो ये 1 मीटर इज कॉल्ड एरर, यानी कि जो आपने मेजरमेंट की वो वाली वैल्यू और जो असल में वैल्यू थी, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसी डिफरेंस को एरर कहते हैं। और ये एरर आता किस वजह से है बच्चे? सोर्स ऑफ एरर क्या क्या है, जरा नोट करेंगे। सोर्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर कौन कौन से हैं बेटा, जरा तवज्जो कीजिएगा। पहला है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि एरर किस वजह से आ सकता है? हो सकता है जो बंदा तजर्बा कर रहा है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना तजर्बेकार है। हो सकता है तजर्बा तो उसका हो, लेकिन ना सिंपल पेंडुलम है, वो वाइब्रेट कर रहा है। अब आपने उसका टाइम मेजर करना है, तो आपने मुंह इधर का उठाया हुआ है, लापरवाही। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, आप लापरवाही कर रहे हैं, तो गलती हो सकती है। दूसरी वजह फॉल्टी एपरेटस, हो सकता है वो बंदा तजर्बेकार भी हो और वो कोताही भी नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब जो स्टॉप वॉच है जिससे आप मेजरिंग कर रहे हैं टाइम, वो स्टॉप वॉच ही खराब है। आप सिक्रू गेज या वर्नियर कैलिपर जिससे मेजरमेंट कर रहे हैं वो ही खराब है, तो एरर आ सकता है। तीसरा तरीका इनअप्रोप्रिएट मेथड, आप भी काम सही कर रहे हैं, टेक्निक भी सही है, ठीक है, और वो एपरेटस भी ठीक है, लेकिन आपको तरीकाकार ही नहीं है मेजरिंग करने का, आपको मेथड ही नहीं पता, तो फिर गलती तो होनी है। तो ये एरर आने की वजूहात हैं। और बच्चे नोट करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। तो एरर की 2 टाइप्स हैं बेटा, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। अब मैं आपको दोनों को बारी बारी पढ़ाता हूं कि रैंडम एरर क्या होता है, उसकी वजह क्या है और उसको ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है। तो बेटा ज़रा तवज्जो करें, व्हाट इज़ रैंडम एरर? व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन, यानी कि आप किसी एक ही चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, कंडीशन भी एक जैसी है, लेकिन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू, यानी कि ये पॉइंटर है ना, इसकी लेंथ है 5 मीटर, आप फिर मेजर कर रहे हैं, बार बार एक ही काम की जा रहे हैं, हो सकता है एरर आ जाए। रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, एक मरतबा आपने मेजरमेंट की, इसका आंसर है 5 मीटर, दूसरी मरतबा मेजरमेंट की, इसका आंसर है 4.8 मीटर, तीसरी मरतबा मेजरमेंट की, उसका आंसर है 4.6 मीटर, एरर तो आ रहा है ना। तो ये जो बार बार मेजरमेंट करने से जो एरर आता है ना, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। उसकी वजह क्या है? अननोन रीज़न, आपकी बुक वाला कहता है इसकी रीज़न मुझे भी नहीं पता, रैंडम एरर आता किस वजह से है। अच्छा, इसको ठीक कर सकते हैं जी, रिडक्शन काम कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग देयर मीन वैल्यू, यानी कि आपने एक मरतबा रीडिंग ली, आंसर आया जी 4, दूसरी मरतबा रीडिंग ली, आंसर आया 5, तीसरी मरतबा रीडिंग ली, आंसर आया 6। तो इसको ठीक करने का तरीकाकार क्या है? उनकी मीन ले लें, मीन कहते हैं बच्चे एवरेज को, तीनों को जमा करें, 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज ले लें। तो एवरेज लेने से, मीन लेने से आप रैंडम एरर को ठीक कर सकते हैं। बेटा ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हाउ वी रिड्यूस द रैंडम एरर बाय टेकिंग देयर एवरेज वैल्यू, बाय टेकिंग देयर मीन वैल्यू। अच्छा जी, फिर आते हैं हम सिस्टमैटिक एरर में। सिस्टमैटिक एरर किस वजह से है? लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है ना, सिस्टम। व्हेन ऑल मेजरमेंट ऑफ अ पार्टिकल क्वांटिटी, किसी भी खास क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है, आर अफेक्टेड इक्वली, दीज गिव कंसिस्टेंट डिफरेंस। आप एक ही चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं और वो कंसिस्टेंट, मुसलसल
उसमें कोई कमी बेशी आ रही है वैल्यूज़ में, और वो कमी बेशी आपकी बार बार वैल्यूज़ लेने से नहीं, उस सिस्टम की खराबी की वजह से है, तो वो सिस्टमैटिक एरर है। ये होता किस किस वजह से है? ज़ीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पर जो आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसका ज़ीरो एरर हो। आपको पता है ना, 2 स्केल होते हैं वर्नियर कैलिपर में, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। जब 0 से 0 मिलेगा तो इसका मतलब एरर नहीं है। हो सकता है वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल 0 से 0 मिल ही नहीं रहा, उसमें ज़ीरो एरर है, तो वो वर्नियर कैलिपर आपका सिस्टम है ना। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 वो आपको सही नज़र ही नहीं आ रही, लफ्ज़ मीठे मीठे हैं। पुअर भी मतलब सही नज़र नहीं आ रही। तीसरा, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, मतलब 1 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा हुआ है, नंबरिंग सही नहीं लिखी हुई, यानी कि मार्किंग नज़र तो आ रही है लेकिन लिखी सही नहीं हुई, तो ये रीज़न है सिस्टमैटिक एरर की। तो भाई साहब इसको ठीक कैसे करना है? बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट। मैं किसी और बंदे को कहूँगा यार अपना वर्नियर कैलिपर दो, तो मैं अपने वाला वर्नियर कैलिपर उसके वर्नियर कैलिपर से कंपेयर करूंगा, मुवाजना करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे वाले वर्नियर कैलिपर में इतनी मिस्टेक है, इतना इसमें एरर है। तो आप सिस्टमैटिक एरर को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो सही है उसके साथ कंपैरिजन करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, बाय अप्लाइंग द करेक्शन फैक्टर। आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ज़ीरो एरर ख़त्म करने का तरीका क्या? ज़ीरो करेक्शन कर दें, जितना एरर आ रहा है उसमें उतना ही जमा कर दें। तो ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो करेक्शन करते हैं, तो उसको करेक्शन फैक्टर कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर बच्चे, ये आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एरर, इसकी दोनों टाइप्स, साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, ये तीनों टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।